नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस स्पेशल बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की है। नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री ने की है और मुख्यमंत्री ने सचिवालय में संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और अधिकारियों के साथ ये बैठक देखने को मिली। महत्वपूर्ण ये बैठक रही। अधिकारियों से यात्रा की तैयारियों की जानकारी ली है और समीक्षा करते नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की है कि क्या तैयारियां हैं, यहाँ पर श्रद्धालुओं को और यात्रा करने वाले यात्रियों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखा जाए। इन तमाम बातों को परखा गया है और साथ ही तैयारियों का एक जायजा भी लेते हुए नजर आए और अधिकारियों से पूछा कि क्या कुछ अभी फिलहाल तैयारियां हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से समीक्षा बैठक देखने को मिली है। नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों की समीक्षा सीएम धामी ने की है और पर्सनली मॉनिटर करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम जो इस तरीके के धार्मिक आयोजन होते हैं। बात नंदा देवी राजजात यात्रा की हो या फिर चारधाम यात्रा की क्यों ना बात हो, तो इस तरीके के तमाम जो आयोजन है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद तैयारियों की समीक्षा करते हैं, पर्सनली मॉनिटर करते हैं। तो इसी तरीके से नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों की समीक्षा भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है, क्योंकि महत्वपूर्ण यात्रा मानी जाती है धार्मिक लिहाज से भी। और अधिकारियों से बैठक में जानकारी ली है तैयारियों की, तैयारियां कौन से चरण में प्रवेश कर चुके हैं। तमाम बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अधिकारियों से जानी गई हैं। तो नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सीएम धामी ने सचिवालय में संबंधित अधिकारियों के साथ ये बैठक की और दिशा निर्देश जारी किए हैं तैयारियों को अंतिम चरण में पहुंचाने को लेकर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक तरफ हम एक जिला एक उत्पाद के जरिए स्थानीय आजीविका के अवसर को बढ़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के जरिए महिलाओं की तरफ से बनाए गए अपने पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम भी कर रहे हैं। इन उत्पादों के सामने बहुराष्ट्रीय उत्पाद भी फीके हैं। तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे राज्य ने पिछले 3 सालों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। इसके गूंज पूरे देश में और विदेशों में भी सुनाई दे रही है। यही कारण है कि बहुत सारी जगह पर आज मल्टीनेशनल कंपनियां भी हमारी बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उन उत्पादों के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद भी फीके पड़ रहे हैं। इसके साथ ही स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, फल नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से प्रदेश की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करने का बृहत कार्य किया जा रहा है। इन योजनाओं से न केवल राज्य में रोजगार के अवसर बढ़े बल्कि पर्यटन क्षेत्र की अनेक संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि विभिन्न चुनौतियों के बाद अनेक चुनौतियां हमारे सामने आई, लेकिन उसके बावजूद विगत 3 वर्षों में हमारे प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रही है। एक और जहां हम एक जनपद 2 उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय जो आजीविका है उसके अवसरों को बढ़ा रहे हैं, वहीं हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से हमारे जो पारंपरिक उत्पाद हैं, हमारी माताओं बहनों के द्वारा बनाए जाने वाले उत्पाद हैं, उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान दिलाने का भी हम काम कर रहे हैं। और आज मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से हमारी बहनों के द्वारा बहुत शानदार अच्छे उत्पाद जिसको बनाया जा रहा है, उनकी मांग आज पूरे देश और दुनिया में बढ़ रही है। और ये उत्पाद इतने शानदार हैं, इतने अच्छे हैं, अच्छी पैकेजिंग है, अच्छी उसकी गुणवत्ता है। तो वहीं देहरादून में बात अगर की जाए तो बद्री केदार में अब ऑनलाइन पूजा बुकिंग शुरू हो चुकी है। सुबह शाम आरती और विशेष पूजा की बुकिंग उपलब्ध है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 30 जून तक अब ऑनलाइन बुकिंग आप कर सकते हैं। 24 घंटे में 93 श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है। अब पूजा की ऑनलाइन बुकिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। ये देहरादून से खबर सामने आई है। बद्री केदार में ऑनलाइन पूजा की बुकिंग अब शुरू हो चुकी है
और जो वेबसाइट है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 23 जून तक ऑनलाइन बुकिंग की उपलब्धता है। 30 जून तक आप ऑनलाइन जो आरती और पूजा है उसे बुक कर सकते हैं। सुबह शाम आरती और विशेष पूजा की बुकिंग उपलब्ध। 30 जून तक इसकी वैधता और 24 घंटे में 93 श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं। अब चारधाम यात्रा का पंजीकरण क्या आप कैसे करा सकते हैं? ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम तो है ही, जिसके माध्यम से आप खुद को पंजीकृत कर सकते हैं, रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसके बाद मोबाइल ऐप के जरिए आप खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। चारधाम यात्रा को लेकर मोबाइल ऐप के बाद आप आधार नंबर के जरिए भी खुद का पंजीकरण चारधाम यात्रा के लिए करा सकते हैं। किसी भी धाम के लिए, उसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ है। अब इन जिलों में पंजीकरण की सुविधा है ऑफलाइन माध्यम के लिए ऋषिकेश, हरिद्वार और इनके अलावा बात अगर कर ली जाए ऋषिकेश और हरिद्वार के अलावा हरबटपुर, यहाँ पर आप पंजीकरण अपना करा सकते हैं ऑफलाइन माध्यम से। यहाँ पर सुविधा उपलब्ध रहेगी। अब पिछली बार कहाँ कितने यात्री पहुंचे थे वो भी ग्राफिक्स के माध्यम से जानिए। बद्रीनाथ धाम में 8,20,000, यमुनोत्री धाम 4,70,000 और साथ ही साथ गंगोत्री और केदार की बात कर लें, गंगोत्री धाम में 4,98,000 जो सैलानी पहुंचे थे। और सबसे ज़्यादा केदारनाथ धाम 10,06,000 श्रद्धालु पहुंचे थे चारधाम यात्रा के दर्शन के लिए। और बद्रीनाथ में 8 लाख, केदारनाथ में 10 लाख। अब चारधाम यात्रा का शेड्यूल क्या है? गंगोत्री यमुनोत्री धाम अक्षय तृतीया के दिन कपाट खुलने वाले हैं। 2 मई को कपाट खुलेंगे केदारनाथ धाम के। केदारनाथ धाम में आमद ज़्यादा श्रद्धालु की देखने को मिलती है। 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे, यानी कि 2 दिन बाद ही। और बात अगर की जाए गंगोत्री यमुनोत्री के धाम, एक ही दिन खुलेंगे, अक्षय तृतीया के दिन कपाट खोले जाएंगे। अब 2 मई को कपाट खुल जाएंगे केदारनाथ धाम के, जहां पर सबसे ज्यादा भक्तों की आमद देखने को मिलती है। उसके बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। तो चारधाम यात्रा का ये पूरा शेड्यूल हमने आपको बताया। यहाँ पर अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के जो कपाट है वो खुल जाएंगे, 2 धामों के कपाट। बात अगर केदारनाथ धाम की करें तो शुभ मुहूर्त में 2 मई को प्रातः खोलेंगे धाम के कपाट, 4 मई को प्रातःकाल सुबह के समय शुभ मुहूर्त के दौरान खोल दिए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से हेली टिकटों की कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रा रूट पर मनमाने पार्किंग शुल्क न वसूले जाएं। अब इससे श्रद्धालुओं को, यात्रियों को परेशानी होती है। इसके लिए अधिकारी सख्त कार्रवाई करें, सख्त रुख इख्तियार करें। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को पंजीकरण कराने के लिए कई तरह की सुविधा दी गई है। तो वहीं इस साल भी कई जिलों में पंजीकरण की व्यवस्था कर दी गई है। देहरादून स्थित उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के मुख्यालय में स्टेट लेवल कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। ये 24 घंटे संचालित रहेगा। हमने चारधाम यात्रा की तैयारियां कर ली हैं। श्री यमुनोत्री और श्री गंगोत्री धाम में कपाट खुलने के साथ 30 अप्रैल 2025 को चारधाम यात्रा हमारी शुभारंभ उसकी शुरुआत हो जाएगी। भगवान श्री केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को और हेमकुंड साहब के कपाट 25 मई को 2025 को श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोले जाएंगे। सरकार ने चारधाम यात्रा 2025 की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा की व्यवस्था एवं तैयारियों के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ पर्यटन विभाग एवं अन्य विभाग की सक्रियता से जो है लोग कार्य में जुटे हुए हैं। चारधाम यात्रा 25 को देखते हुए आयुक्त गढ़वाल मंडल तथा जिलाधिकारी को चारधाम यात्रा मार्गों पर आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु कमिश्नर गढ़वाल पौड़ी मंडल को 25 लाख, जिलाधिकारी हरिद्वार को 1 करोड़, जिलाधिकारी टेरी को 1 करोड़, जिलाधिकारी देहरादून को 1 करोड़, जिलाधिकारी पौड़ी को 50 लाख, जिलाधिकारी चमोली को 3 करोड़, जिलाधिकारी उत्तरकाशी को 3 करोड़, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को 3 करोड़, कुल ये जो है 12 करोड़ 75 लाख की राशि जो है अवमुक्त की गई है। ऋषिकेश में आईएसबीटी स्थित एक होटल में संयुक्त आपको बता दें कि रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति की ओर से अब लॉटरी निकाली गई, जिसमें चारधाम यात्रा पर जाने के लिए अब मस्तराम जोशी की बस का पहला नंबर निकला है। कुल 1725 बसों की लॉटरी निकाली गई। 500 बसों को स्थानीय रूटों पर संचालन के लिए रखा गया। संयुक्त रजिस्ट्रेशन यात्रा व्यवस्था समिति की ओर से अब पूजा अर्चना के बाद लॉटरी निकाली गई है।
संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति के अध्यक्ष हैं भोपाल सिंह नेगी। उन्होंने ये कहा है कि चारधाम यात्रा संचालित करने के लिए संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति का गठन हर साल होता है। इस बार भी 9 परिवहन कंपनियों को मिलकर संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति का गठन किया गया है। इसमें यात्रा पर जाने वाली 60% बसों की लॉटरी आज निकाली गई है। तो संयुक्त रोटेशन बस समिति की तरफ से ये लॉटरी निकाली गई। तो चारधाम यात्रा के लिए अब 1725 बसें पूरे तरीके से तैयार हैं, जो श्रद्धालुओं को चार धामों तक पहुंचाने का काम करेंगे। 1725 बसों की लॉटरी डाली गई, जिसमें से एक लॉटरी निकाली गई। बढ़ते हैं खबरों में आगे। आगामी अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर मां गंगा के कपाट खुलने की तैयारियां जोरों पर हैं, या फिर कहें कि अंतिम चरण में है। तो वहीं अब 5 मंदिर समिति मां गंगा मंदिर के अंदर रंग रोगन करने में पूरी तरीके से जुटी है। मुख्य गेट और स्नान घाटों के रास्तों का फिर से निर्माण कार्य किया जा रहा है। 30 अप्रैल को मां गंगा के कपाट देश विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इस बार यात्रा में ज्यादा यात्रियों के आने की संभावना जताई गई है। तो वहीं समिति इस बार खास तौर पर रंगाई पुताई करा रही है। अब आपको बताएं कि अध्यक्ष धर्मानंद सेमवाल और उपाध्यक्ष अरुण सेमवाल ने बताया कि मां गंगा मंदिर को अब कपाट खुलने पर फूल मालाओं से सजाया जाएगा। अनिल डंगवाल समाज सेवी ने बताया कि यात्रा को लेकर व्यापारी अपनी दुकानों को सजाने में जुटे हैं। बस अब स्थानीय लोगों को इंतजार है कि आगामी अक्षय तृतीया के दिन उस दिन मां गंगा के कपाट खुल जाएं और पूरी चहल पहल नजर आएगी। देहरादून में निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर अभिभावकों में नाराजगी दिखाई दे रही है। अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा है। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया। इस पर अभी तक 120 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। अभिभावकों ने स्कूल पर मनमानी फीस वसूलने का आरोप लगा दिया है। अभिभावकों ने स्कूलों पर अब नियमों की अनदेखी करने का आरोप लगा दिया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर निजी स्कूलों में मनमानी देखने को मिल रही है। मनमानी पर अभिभावकों का गुस्सा फूटा। शिक्षा विभाग की तरफ से टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इस टोल फ्री नंबर पर अभी तक अभिभावकों ने 120 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई हैं। तो अभी तक 120 से ज्यादा शिकायतें यहां पर दर्ज की जा चुकी हैं और देहरादून के निजी स्कूलों की मनमानी अब देखने को मिली है। और मनमानी यह है कि मनचाहे दाम स्कूल की फीस के रूप में वसूले जा रहे हैं। इस तरीके के आरोप अभिभावकों की तरफ से लगाए गए। नियमों की अनदेखी का आरोप अभिभावकों ने लगाया और साथ ही मनचाही फीस वसूलने का आरोप लगाया है। तय मानकों के अनुसार फीस नहीं ली जा रही, बल्कि नियमों को ताक पर रखते हुए मनचाही फीस प्राइवेट स्कूल जो हैं वो वसूल कर रहे हैं। अभी तक 120 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। तो चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखने के लिए अपर पर्यटन सचिव अभिषेक रोहिला ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने यात्रा पंजीकरण कार्यालय परिसर का अब विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। आपको बताया कि इस दौरान उन्होंने ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर की व्यवस्थाओं को बारीकी से जांचा और श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने के लिए टेंट और पंखे और कूलर की व्यवस्था के साथ पीने के लिए ठंडा पानी, शौचालय और विश्राम गृह की उचित व्यवस्था करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अपर पर्यटन सचिव अभिषेक रोहिला ने यह बताया है कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को ऑफलाइन पंजीकरण कराने में इस बार दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। तो वहीं प्रशासन ने 6 काउंटर रोडवेज बस स्टैंड परिसर में खोलने की तैयारी की है। 28 तारीख को सभी ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर शुरू कर दिए जाएंगे। जो यात्रा का ट्रांजिट कैंप है, इसमें पंजीकरण व्यवस्थाओं के लिए जो प्रबंध किए जाने हैं उनका निरीक्षण किया गया है और कुछ कार्य भी किए जाने हैं, उनके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और प्रयास ये कि समयबद्ध रूप से सभी कार्यों को संपादित कर लिया जाए। देखिए, यात्रियों का जो पंजीकरण है वो निरंतर पोर्टल के माध्यम से हो रहा है और ये संख्या निरंतर बढ़ रही है। अलग अलग धामों के अलग अलग आंकड़े हैं और ये डायनेमिक डेटा है, तो इसको हम आपको शेयर कर देंगे। धाम वाइज आपको बता दिया जाएगा और बड़ी संख्या में यात्री आए, सबका स्वागत है इस चारधाम यात्रा में। और जो भी
यात्री ऋषिकेश में आ रहे हैं जिनको पंजीकरण अगर ऑनलाइन नहीं मिलता है तो उनके ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था यहाँ ट्रांजिट जो ये हमारा स्थान है ट्रांजिट स्टेशन से करा जाएगा। गर्मियों के साथ ही अल्मोड़ा जिले के जंगलों में आग की घटनाएं अब बढ़ने लगी हैं। आग के कारण नगर और आसपास के इलाकों में अब घनी धुंध छा गई है। इससे अब पहाड़ियों की विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई है। धुंध के चलते जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। बीते साल जंगलों में आग से जान और माल के भारी नुकसान को गंभीरता से देखते हुए प्रशासन सतर्क है। वन विभाग के साथ पुलिस और प्रशासन की टीमें भी आग पर काबू पाने के लिए प्रयासों में जुटी हैं। अब एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने सभी थानों और चौकियों में फायर स्टेशनों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। उन्होंने जंगल में आग लगने की जानकारी मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। देखिए, लास्ट ईयर का जो आग का अनुभव है उसको ध्यान में रखते हम ऑलरेडी पहले से मुस्तैद है। हालांकि उसमें नो डाउट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसमें अग्रणी भूमिका निभाता है, लेकिन पुलिस का और फायर डिपार्टमेंट का भी उसमें एज इट इज़ सेम काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहता है। उसको ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा ऑलरेडी क्राइम मीटिंग के थ्रू और वीसी के थ्रू हमारे जो भी फायर स्टेशन और थानों को ऑलरेडी ब्रीफ करके उनको सेंसिटाइज कर दिया गया है और हम तैयार है पूरी। जैसे भी हमें जो भी सूचना मिलती है हम तुरंत उसमें एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर या सेकंड रिस्पॉन्डर जो भी मान लें उस हिसाब से हम तुरंत उसमें पहुँचते हैं और कार्रवाई करते हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी संगठनों ने आक्रोश मार्च निकाला और साथ ही इस मार्च का आयोजन देखने को मिला। ये मार्च एनपीएस और यूपीएस के विरोध में पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन उत्तराखंड के तत्वाधान में किया जा रहा है। इस दौरान गैरसैंण के राजकीय इंटर कॉलेज के क्रीड़ा मैदान में हजारों की संख्या में जुटे कर्मचारियों ने सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। इस मौके पर कर्मचारियों ने राजकीय इंटर कॉलेज में क्रीड़ा मैदान से डाक बंगला रोड और साथ ही तहसील होते हुए गैरसैंण के मुख्य बाजार तक एक विशाल रैली का आयोजन किया। इसमें सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन देखने को मिला। पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई। आज की इस रैली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। चमोली के थराली में मूसलाधार बरसात के चलते काफी नुकसान हुआ था। थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। नगर क्षेत्र थराली में नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता रावत ने भी आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। विधायक ने अब काश्तकारों की फसल को हुए नुकसान का आकलन कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विधायक टमटा ने कहा कि बरसात से पहले ही इस तरीके की मूसलाधार बरसात के चलते अत्यधिक नुकसान देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि इस आपदा पर चिंता जाहिर करते हुए सीएम धामी ने भी जिलाधिकारी चमोली से बात कर अलर्ट मोड पर प्रशासन को रखा है। उन्होंने अब जिस तरीके से प्रशासन को अलर्ट पर रखा था, उन्होंने मौसम विभाग की 10 अप्रैल और 11 अप्रैल की चेतावनी पर स्थानीय लोगों, स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन से अलर्ट रहने की बात भी कही। श्रीनगर के नकोट बिल केदार मार्ग पर बीते रोज तेज बरसात और आंधी के चलते एक पुराना आम का पेड़ गिर गया, जिसके चलते एक वाहन बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। साथ ही कुछ आसपास के खड़े वाहनों को भी क्षति पहुंची थी। आपको हम बताएं जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, हादसा बेहद ज़्यादा गंभीर है। एसडीआरएफ की तरफ से पेड़ के गिरे भाग को काटकर सड़क से तो हटा दिया गया है, लेकिन मामले में अभी तक उद्यान विभाग के अधिकारियों के मौके पर न पहुंचने से ग्रामीणों में गुस्सा है कि अधिकारी मौके पर आकर क्यों नहीं पहुंचे। तो वहीं ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी, प्रशासन और उद्यान विभाग को सूचना दे दी गई थी, लेकिन उद्यान विभाग के अधिकारी मामले को लेकर उदासीनता बरत रहे हैं। लोगों का कहना है कि विभाग की लापरवाही के चलते ये घटना हुई है। तो तेज हवा और बरसात के चलते ये पेड़ गिरा है और पेड़ गिरने से वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के चलते अब ग्रामीणों में तो रोषाई और साथ ही अधिकारियों को लेकर ग्रामीणों ने कहा कि अधिकारियों को सूचित कर दिया गया था, उसके बावजूद भी अधिकारी यहां पर उदासीनतापूर्ण रवैया बरत रहे हैं और मामले को लेकर ढिलाई बरती जा रही है, जिसे लेकर ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिला है। ये वास्तव में अभी तक कोई सक्षम अधिकारी उस घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाया है। हालांकि पेड़ काट के एसडीआरएफ वगैरह ने बिल्कुल साइड कर दिया है। अभी मेरी बात भी हुई है उद्यान विभाग के अधिकारियों से, जो क्षेत्राधिकारी रहे होंगे, विजय जी हैं। उन्होंने बोला कि आज छुट्टी है और शायद छुट्टी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है और डीएचओ साहब अभी यहाँ पे है नहीं, बाहर हैं। अब मुझे नहीं पता कि अभी हमने क्या करना है, अभी हमने सोचा नहीं है,
पर ऑब्वियसली मैं उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूँ। मैं वहाँ का जनप्रतिनिधि भी हूँ और मुझे खड़ा होने का मेरा ऐसा कोई नहीं है कि मैंने हर किसी के लिए मैंने खड़ा आज तक होते आया हूँ, तो वो तो मेरे क्षेत्र का मेरा एक कार्यकर्ता है छोटा सा, तो मैं उसके साथ भी खड़ा होकर काम करूँगा। उसको न्याय दिलाना मेरा कर्तव्य है और मैं उसको न्याय दिलाऊंगा। अधिकारी चाहे अपने आप को कितना भी इधर उधर घुमा ले, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं उच्च अधिकारियों के पास जाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री तक के लिए जाऊंगा, मैं डीएम साहब को ज्ञापन दूंगा, मैं विधायक जी को ज्ञापन दूंगा। अपने स्तर से जो बनता है मैं करूंगा। अगर इससे भी बात नहीं बनती तो मैं न्यायालय के शरण में जाऊंगा। आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी लास्ट बात से पकड़ता हूँ कि आप सही कह रहे हैं कि जब कोई बड़ी अनहोनी हो जाती, किसी की जान पे बन जाती, तो शायद सारे विभाग सचेत हो जाते। और कहने की बात यह है कि ये कंटिन्यूसली अक्टूबर से इसके पीछे पड़ा हूँ कि आप इस पेड़ को काट दीजिए, जो पेड़ इस गाड़ी पे गिरा और एक गरीब आदमी का इतना बड़ा नुकसान हो गया। कि आपको पता है ये एक फलदार वृक्ष है, इसका हमने अक्टूबर में पहले भी इसका उद्यान विभाग के साथ, उसके बाद फिर फरवरी 2025 में हमारे द्वारा उद्यान विभाग को एक पत्र लिखा गया जिससे ये कहा गया यदि इसको अगर लॉपिंग करने की परमिशन अगर वो दे देते हैं तो वो फिर उसके बाद हम कार्रवाई। अभी उनके द्वारा कोई भी इस पर संज्ञान नहीं लिया गया और हमें कोई नहीं मिला अभी तक। ये लेटर तो ये अभी मेरे पास हैं, ये आप स्वयं देख सकते हैं। ये जो करंट में जो लेटर गया वो फरवरी का गया है, फरवरी 2025 में। उससे पहले हमने अक्टूबर 2024 में भेजा था। अक्टूबर के बाद फिर हमने जॉइंट इंस्पेक्शन किया था 21/10 में, तो उसके बाद भी अभी तक कोई हमारे पास परमिशन नहीं आई है इसको कटवाने की। उच्च अधिकारियों का ये कहना है कि जो चाहे वो PWD हो या स्थानीय लोग हैं, उनसे जो है किसी भी प्रकार का पत्राचार हमसे इस संबंध में नहीं हुआ। हालांकि उनका कहना है कि मेरे संज्ञान में ज़रूर आया, लेकिन हमारे पास किसी प्रकार की रिसीविंग नहीं है। ये मैं आपको जो है PWD के लेटर दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो जिसकी डेट जो है 2025 की है। इसके अलावा जो है दूसरा लेटर ही मैं PWD ऑफिस का दिखा रहा हूँ, जिन्होंने इस संबंध में 7 अक्टूबर 2024 को जो है उद्यान विभाग को लेटर भेजा हुआ। और एक जिसमें पटवारी जी हैं, जो हमारे रावत सिंह पट्टी के पटवारी जी हैं, ADO प्रभारी जी हैं, उद्यान विभाग के अमीन जी हैं हमारे, और इसके साथ ही जो PWD के अधिकारी हैं और अधिकारीगण हैं, उन्होंने एक संयुक्त निरीक्षण किया हुआ। हाँ, ये पेड़ को देख के पहले भी इसके बारे में 6 महीने से कंप्लेंट जारी की गई थी, उसमें अभी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। और कल जब आंधी तूफान चला तो ये पेड़ पहले से ही कमज़ोर था और ये टूट के मेरे वाहन पे गिर गया। मेरा वाहन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है, उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सही सलामत हो। वो तो भगवान की कृपा है कि इसमें किसी जान मान की हानि नहीं हुई। पेड़ गिरा, हवा चली बहुत जोर से, पेड़ गिरा उसके ऊपर गाड़ी के ऊपर, और ना उद्यान विभाग ना PWD कोई भी, पहले पत्राचार कर चुका हूँ पहले उसके ऊपर, लेकिन कोई को नहीं। ये चाह रहे थे कि जब कोई घटना कोई मरता तब उसके बाद ही हम संज्ञान लेते। अभी तक कोई भी यहाँ पर पहुँचा नहीं है। तो चलिए फिलहाल उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे जनतंत्र टीवी। नमस्कार।